हेलो बच्चा पार्टी, और क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज अपन लोग बेटा बात करेंगे बायोमोलिकुलर क्लास 12 का एक नया टॉपिक है आपका प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पढ़ेंगे अपन लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स और टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो प्रोटीन्स क्या होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, पीछे अपन लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स क्या है, अमीनो एसिड्स से मिलकर बनते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात यही है कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है ना। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है ना। अमीनो एसिड्स आपस में मिलते हैं और उनमें से होता क्या है, रिजल्टेंट आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, उसके रिजल्टेंट पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं। और प्रोटीन्स में कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो अब उसकी बात कर लें, पेप्टाइड और पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड एक ही बात होती है, ठीक है ना। पेप्टाइड लिंकेज कौन बच्चा बताएगा। देखिए, जब दो अल्फा अमीनो एसिड्स हमारे आपस में मिलते हैं और एक अल्फा अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मैं कल बता चुका हूँ डिटेल में, दूसरे अल्फा अमीनो एसिड्स का अमीनो ग्रुप अगर आपस में मिलते हैं और वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, रिजल्टेंट जो बॉन्ड बनता है उसे अपन लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पहले मैं बॉन्ड बनाता हूँ, आफ्टर दैट डेफिनेशन, इतने में आ जानी चाहिए डेफिनेशन। चलिएगा, देखिए ये मान लीजिए मेरे पास कोई भी अमीनो एसिड है, ये उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया और ये नहीं चल रहा, और ये हो गया उसका CH2NH2। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस डबल बॉन्ड OH CH CH3NH2, ठीक है ना। अगर इसके नाम की बात करें तो इसके नाम होता है आपका ग्लाइसिन, वो ये होता है आपका एलानाइन। नेम ऐड कर लेना। अब यहाँ से होगा क्या बेटा, समझने की कोशिश करना। देखो कुछ 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 यहाँ से क्या होगा आपका, ये पानी मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से बाहर हो गया। अब यहाँ से जब वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर हुआ तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आपका रिलीज हो गया, रिमूव हो गया, तो ये जो बना कंपाउंड वो ये बना COH डबल बॉन्ड O CH2NH CO, ये बॉन्ड मैंने मिला दिया CH3NH2, ठीक है। कोई और अमीनो एसिड आएगा यहाँ पे आ जाएगा या यहाँ से लिंक कर जाएगा। तो ये जो बॉन्ड बना ये आपका पेप्टाइड लिंकेज, ये क्या है बेटा आपका, ये आपका पेप्टाइड लिंकेज। आज सीख लो पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है। अब यहाँ से अगर इसके नाम की बात करूँ तो मैंने बोला था पिछली वीडियो में, शुरुआत के 3 लेटर से अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो या तो इसको गिलाइएला बोल दो या पूरा नाम ग्लाइसिन एलानाइन, ठीक है। चलिए ये समझ में आता है। अब अपन लोग बात करना इसकी डेफिनेशन की। तो इट इज फॉर्म्ड बिटवीन ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड एंड अमीनो ग्रुप, यानी NH2 ग्रुप of other amino acid by the elimination या removal, by the elimination या removal बोल सकते हैं आप यहाँ से, removal of water molecule। तो ये आपका बन गया भाई पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। यहाँ तक कोई समझ में आई बात, आई हो पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ और समझिए, यहाँ से पेप्टाइड होते कैसे हैं, कितने होते हैं, किसी पॉलीपेप्टाइड किसी ट्राईपेप्टाइड। तो यहाँ से क्या हुआ, जब 2 अमीनो एसिड मिले, कितने
जब दो अमीनो एसिड कंबाइन हुए उनके बीच में जो बॉन्ड बना उसे अपन लोग क्या कहेंगे, डाइपेप्टाइड। ठीक है, 3 मिलेंगे तो क्या कहेंगे, ट्राइपेप्टाइड। 4 मिलेंगे तो टेट्रापेप्टाइड। ऐसे ही मान लो 6 मिलेंगे तो हेक्सापेप्टाइड। लेकिन क्या ये सभी प्रोटीन्स बनाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सब प्रोटीन बनाएंगे। तो देखो प्रोटीन के लिए समझने की कोशिश कीजिए, मैं लिख के दे रहा हूँ, प्रोटीन्स इज अ मॉलिक्यूल having more than 100, यानी 100 से 1000 तक होने चाहिए, 100 अमीनो एसिड एंड मॉलिकुलर मास कितना होना चाहिए, लगभग 10,000। मॉलिकुलर मास मोर देन 10,000 यू। ठीक है, 10,000 यूनिफाइड, यू मीन्स यूनिफाइड। लेकिन दुनिया में एक्सेप्शन हर जगह है। चलिए एक्सेप्शन की बात कर ले रहे हैं। जैसे एक एक्सेप्शन है जो बुक में है अपने में, और काफ़ी बार एग्जाम में आया है, वो क्या है, एक्सेप्शन है भाई इंसुलिन। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सेप्शन इंसुलिन। अब इंसुलिन समझिए क्या है। इंसुलिन में आपके अमीनो एसिड्स होते हैं 51। कितने होते हैं, 51 अमीनो एसिड। तो यहाँ पर तो नहीं है आपके 100, लेकिन ये फिर भी क्या है आपका प्रोटीन। और इंसुलिन आप लोग जानते हो ग्लूकोज को रेगुलेट करता है अपनी बॉडी में। ठीक है, चलिए अब अपन लोग बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन तो सिंपली अपन लोगों ने 2 तरीके से पढ़ा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब अगर इसकी बात करें ना, तो ये अपन लोगों ने कितनी तरीके से पढ़ा है, 2 तरीके से, फाइब्रस और ग्लोबुलर। ठीक है ना, तो सबसे पहले नंबर 1 डाल लो फाइब्रस, फिर बात करेंगे ग्लोबुलर की। नाम से क्लियर हो रहा है, फाइब्रस प्रोटीन। तो ये इसमें क्या हो गए, नाम से क्लियर है। तो अगर बात करें फाइबर की, तो फाइबर के रेशे कैसे होते हैं, सीधे सीधे। ठीक है ना, तो फाइब्रस की बात करें तो कैसे होते हैं, रेशे सीधे सीधे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो लॉन्ग चेन होती है आपकी पॉलीपेप्टाइड्स की। ठीक है ना, जो कि पैरेलल रेंज होती है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड्स बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड्स बॉन्ड होते हैं। और अभी मैं बताऊंगा डाइसल्फाइड्स कहाँ से आएंगे। ठीक है ना, चलिए तो पहले मैं थोड़ा डेफिनेशन लिख दूँ इसकी। लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड रन्स पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, रन्स पैरेलल टू ईच अदर एंड कनेक्टेड बाई हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड लिंकेज। चलिए भाई, कैसे डाइसल्फाइड कहाँ से आएगा जरा समझिए पहले, फिर एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ इसको बनाने की, तो इसका एक छोटा सा रूप ले ले रहा हूँ, NHCr और ये H। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा आपका CO आ गया, फिर क्या आएगा आपका NH, यहाँ से OH गया और यहाँ से H गया। ठीक है ना बेटा, और ये आ गया R और ये हो गया H और इधर हो जाएगा आपका CO। तो मैं वो नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहा, मजबूरी है मेरी, इसका होल एन कर दें तो ये हो गया आपका पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ से बनेगा, तो देखो ये वाला हाइड्रोजन जो है, सुनिएगा, ये वाला हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है ना, आपको पता है नाइट्रोजन से लगे हुए हाइड्रोजन क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ से तो बनेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बाबू, चलिए
ये बन गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अपन लोग बात करते हैं डाइसल्फाइड की, तो मैंने अमीनो एसिड में पीछे समझा दिया है। ये जो साइड चेन है, हो सकता है यहाँ पर कोई भी सल्फर प्रेजेंट हो, ठीक है ना। तो साइड चेन कंटेन सल्फर, हो सकता है सल्फर कंटेन करें, ठीक है ना, साइड चेन कंटेन सल्फर। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, देखो रन्स पैरेलल, तो ये आपके हो गए फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। ये बीच बीच में ये क्या होंगे आपके लिंकेज होंगे बीच बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड के और सल्फर के बीच में। तो ये ऐसे यहाँ पर सल्फर होगा, यहाँ सल्फर होगा, इधर सल्फर होगा, इधर सल्फर होगा, ये होगा सल्फर, ये होगा सल्फर। तो ये क्या है आपके स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे अगर बात करें अपन लोग, जैसे मान लो एक खूबसूरत कोई आंटी हैं, वो छत पर आई और मान लो हेयर आपके ट्राई करने हैं, तो उनके हेयर इनिशियली ऐसे थे, ठीक है ना, और उनको आपने देख लिया तो वो शर्मा गई और उन्होंने क्या किया, गुच्छा बना लिया और नीचे उतर गई, तो वो ग्लोबुलर में चला जाएगा, ठीक है ना। गुच्छा बना लिया मतलब इकट्ठे कर लेते हैं ना, और एक बीच में लकड़ी फंसा लेते हैं, तो वो किस में चला जाएगा आपका ग्लोबुलर प्रोटीन में, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इसकी, तो लॉन्ग लीनियर प्रोटीन्स चेन्स होती हैं जो हेल्ड होती है आपस में इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग से या आपकी डाइसल्फाइड लिंकेज से, ठीक है। चलिए अच्छी बात, समझ में आ गया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, फिर अपन लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल में आपका कैरोटीन हो गया, सिंपल कैरोटीन, और ये कहाँ पाया जाता है, ये हेयर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, हेयर में। एक और एग्जाम्पल है मायोसिन, ठीक है, और स्पेलिंग आप लोग देख लेना, वैसे सही ही होगी, मायोसिन हो गया आपका। उसके बाद आपका फाइब्रोइन इन सिल्क हो गया, ठीक है, फाइब्रोइन प्रोटीन इन सिल्क, फाइब्रोइन इन सिल्क, जो सिल्क आपका होता है, कपड़ा आपने सुना होगा सिल्क का, उसमें आपका फाइब्रोइन नहीं आता। अब हम चेंज कर लें पेज, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहाँ तक आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया, और जब मैं पेज चेंज करता हूँ, ठीक है ना। अब देखिएगा, इसको थोड़ा हटाना पीछे पेज को, ये पुराने पेज भी तो हैं यहाँ पर। चलिए अब समझने की कोशिश कीजिए नेक्स्ट। तो अभी कौन सा आएगा अपना, अभी आएगा अपना ग्लोबुलर प्रोटीन। चलिए हेडिंग लगा लो बढ़िया सी, ग्लोबुलर प्रोटीन। फिर इन दोनों में एक बार मैं डिफरेंस ओरल बोल दूंगा, आप लोग सुन लेना। ग्लोबुलर प्रोटीन, यहाँ पर क्या है, अब आंटी ने अपने बाल इकट्ठे कर लिए, गुच्छा सा बना लिया, ठीक है। जैसे समझने की कोशिश करना अच्छे से, ये वाला पेज मैं यहाँ पे रख दूँ फाइब्रस प्रोटीन का। चलिए अब समझने की कोशिश की, जैसे हुआ क्या, अभी उनकी जो स्टेट चांद थी, अब उन्होंने क्या किया, ये ऐसे करके उन्होंने इकट्ठे कर लिए, ये ग्लोबुल्स बना लिए, ठीक है ना। तो इसको अपन लोग बोलते हैं कॉइलिंग, ठीक है ना। तो कॉइलिंग से जो उन्होंने लंबी जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स थी उसकी कॉइलिंग कर दी, तो उससे हमें क्या मिल गया, ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। चलिए लिख दूँ, मीन्स coiling of long polypeptide chains give rise of globular protein, ठीक है। क्या देगा हमें, ग्लोबुलर प्रोटीन देगा। एग्जाम्पल बढ़िया बढ़िया ले लें। चलिए एग्जाम्पल अच्छा बताओ सोच के, एग वाइट सुना है, उसमें होता है आपका एल्बुमिन, इंसुलिन भी इसी में आता है, ठीक है। और एक और होता है आपका हीमोग्लोबिन, HB जिसको बोल देते हैं शॉर्ट में, ठीक है, हीमोग्लोबिन। तो ये दो एग्जाम्पल आपके किसके हो गए, ये दो एग्जाम्पल बच्चे आपके हो गए फाइब्रस प्रोटीन के, ठीक है साहब। अब ये बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे डिफरेंस बता देता हूँ एक दो छोटा छोटा सा, तो उसके बाद बात करते हैं। तो देखिए लिखे दे रहा हूँ मैं यहाँ पर डिफरेंस, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका ग्लोबुलर का एक ही लिखे दे रहा हूँ, बाकी तो स्ट्रक्चर से, और यहाँ पे आपका फाइब्रस का, ठीक है। देखिए ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं वो आपके, अगर बात करें तो सॉल्युबल होते हैं वाटर में भी, एक्वस सॉल्यूशन में, ऑफ एसिड में, और बेसिस में, और सॉल्ट में भी, लेकिन वो इनसॉल्युबल होते हैं आपके फाइब्रस प्रोटीन वाटर में, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड
की बात करें अगर अपन लोग या स्ट्रॉन्ग बेस की, तो उसमें आपके सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। तो ग्लोबुलर प्रोटीन समझिए, तो दीज आर soluble in water or aqueous solution of acid, base और salt, ठीक है। इनमें से किसी के भी एक्वा सॉल्यूशन में भी आपके सॉल्युबल होते हैं, लेकिन फाइब्रस प्रोटीन नहीं होते। दीज आर जनरली इनसॉल्युबल, दीज आर इनसॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट। और कॉमन सॉल्वेंट क्या होता है आपका? वाटर इन कॉमन सॉल्वेंट, ठीक है। बट आगे आप यहाँ से ना, बट सॉल्युबल इन, किसमें सॉल्युबल होंगे बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्युबल इन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। चलिए, ये पर्याप्त डिफरेंस था, बाकी दूसरा आप स्ट्रक्चर से डिफरेंस बता देंगे। अब अपन लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाले दे रहा हूँ हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ से आप लोगों ने सभी ने स्टडी तो किया होगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, लेकिन आप लोगों को एनसीईआरटी से तो समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो अगर अपन लोग बात करें तो 4 डिफरेंट लेवल पर बात करते हैं अपन लोग इसके स्ट्रक्चर की, 4 डिफरेंट लेवल पर, ठीक है। 4 तरीके का स्ट्रक्चर हो सकता है इसका: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी। तो याद रखना, प्राइमरी बहुत आसान है और क्वार्टनरी में तो कुछ है ही नहीं, ये मान लो। अब नंबर 1 लगा लो अपना, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ज़रा समझने की कोशिश करना। जब क्या हो, आपके सारे के सारे पेप्टाइड लिंकेज जो अमीनो एसिड्स में है वो लीनियर स्ट्रक्चर में नजर आए। कैसे नजर आए? लीनियर स्ट्रक्चर में। जैसे अगर मैं आपको छोटा सा समझाने की कोशिश करूँ, जैसे एक अमीनो एसिड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा, तो ऐसे ढेर सारे हों, जरूरी नहीं है 5 है, ये पॉलीपेप्टाइड ही है और ढेर सारे ये, ठीक है, इधर भी होंगे और आपके इधर भी होंगे। तो इस तरीके का जब भी आपका स्ट्रक्चर होगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। जैसे अगर मैं बात करूँ, ग्लूटामिक एसिड ले लिया मैंने, मान लीजिए एक अमीनो एसिड ये हो गया, इससे दूसरा मैंने जोड़ दिया, मान लीजिए लाइसिन जोड़ दो, ठीक है ना। इस लाइसिन से एलालाइन जोड़ लो, कैसे भी आप लोग ले सकते हो, ये मतलब हाइपोथेटिकल एक स्ट्रक्चर है, ये कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है। बेलालाइन ले लो, जैसे ग्लूटामिक एसिड, इसका नाम लिख दूँ मैं? चलिए देख लीजिए, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है ना। बाकी तो इनके सबके नाम में आ रहे होंगे नाम। फिर से ग्लाइसिन ले लीजिए, एलालाइन ले लीजिए। तो ऐसे करके ये जुड़े हुए हैं स्ट्रेट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जब ऐसा स्ट्रेट स्ट्रक्चर हो तो इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो अब इसको कैसे ऑब्जर्व होगा, ये कैसे समझ में आएगा, तो ज़रा समझिए। इट इज़ ऑब्जर्व्ड या इट इज़ ऑब्जर्व्ड व्हेन, या एक कंडीशन लगा लो, ओनली व्हेन पेप्टाइड लिंकेज between amino acid and give rise a structure of polypeptide and a linear structure of
पॉलीपेप्टाइड इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, जब ऐसी कहानी हो जाएगी तब आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा होगा, आपका पिरामिड स्ट्रक्चर। ठीक है ना, यानी कि अगर बात करें ईच पॉलीपेप्टाइड जो है आपका वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में जुड़ा हुआ है, ये आपका सीक्वेंस है, इसे अपन लोग क्या बोल देते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब क्या करें, अब इन्हीं स्ट्रक्चर से सुनिएगा, इस प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही मैं सेकेंडरी बनाने की कोशिश करूँगा। तो याद रखना प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही अपन लोग जो सीक्वेंस में चेंज करते हैं अमीनो एसिड्स के में, वो क्रिएट करते हैं डिफरेंट तरीके के आपके प्रोटीन्स। ठीक है, तो कैसे कैसे करते हैं तेरा समझाएगा कौन, मैं समझाऊंगा, समझेगा कौन, आप समझेंगे। ठीक है ना, ये प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, पढ़ना बैठ के अपने आप समझ में आ जाएगा, एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब नंबर दूसरा कौन सा आ गया आपका, सेकेंडरी स्ट्रक्चर लगा लो एडिंग, और ये थोड़ा डिटेल में चलेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है भाई, देखिए 21 मिनट का वीडियो हो गया और वीडियो लंबा हो सकता है, तो हो सकता है 2 पार्ट में डालना पड़े मुझे, क्योंकि एडिटिंग इतनी खास मुझे नहीं आती। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन समझिए। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें भी वही रहता है प्राइमरी, बस क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर को अपन लोग हेलिक्स बना देते हैं, मीन्स थोड़ा सा मोड़ देते हैं। कैसे मोड़ देते हैं समझिएगा, दोनों तरीके का है, समझाते हैं। ठीक है, तो मैं लिखे दे रहा हूँ अलोंग विद पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज के साथ, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाए, वहाँ क्या था, केवल पेप्टाइड लिंकेज था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपको नजर आएगी। एंड अ हेलिक्स स्ट्रक्चर, एंड अ हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड आएगा, हेलिक्स समझा होगा आपने, स्क्रू बोल देते हैं एक प्रकार से, हेलिक्स इज फॉर्म्ड या ऑब्जर्व्ड, हेलिक्स इज फॉर्म्ड और ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व करो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऑब्जर्व्ड। ठीक है, चलिए देखिए क्या होगा भाई, इसको भी समझ लीजिए। देखो ये 2 तरीके का होता है, पहला होता है आपका मान लीजिए बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। ठीक है, जैसे मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, ये है। ठीक है, ये कागज़ है। ठीक है, इसके इस वाले कॉर्नर को मैं इस वाले कॉर्नर से जोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये जोड़ दिया। अभी क्या है ये भाई, सीधी सी बात है, इसको दबाना पड़ेगा तभी अगली कंडीशंस आएगी। ये जोड़ दिया। ठीक है, अब बचा ये, इसको फिर से ऐसे जोड़ दूँ तो आपकी प्लेट्स आ रही हैं। देखिए कैसे प्लेट्स आ रही हैं, काउंट करवाते हैं, जैसे रूमाल आप लोग करते हैं फोल्ड। देखिए एक प्लेट, दूसरी, देखो एक प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट और 4th प्लेट। ठीक है ना, तो ये आपकी क्या आ गई थी, प्लेट्स आ गई थी। तो ऐसा स्ट्रक्चर बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ बनती है दिखाता हूँ आपको। जैसे ये हो गया आपका ग्लाइसिन, लाइसिन, एलालाइन, बेलाइन, फिर से ग्लाइसिन ले लिया, गाड़ी घूम गई, प्लेट बन रही है अभी, ग्लाइसिन, एलालाइन, लाइसिन, फिर से मान लीजिए एलालाइन, कुछ भी, मतलब ये कोई सीक्वेंस नहीं है, मैं एक रैंडमली मोड में ले रहा हूँ। फिर ले लीजिए आप एलालाइन, फिर आपका ये आ गया वेलाइन, फिर ले लीजिए आप एलालाइन। ठीक है ना, ये कुल मिला के एक ऐसा सीक्वेंस ले लिया है। तो ये आप देख रहे हो, एक प्लेट के ऊपर दूसरी के ऊपर तीसरी, ऐसे करके प्लेटें जब आ जाएंगी तो ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर कहलाएगा।
ठीक है। रुमाल को फोल्ड कर लो, या वो आपने देखा होगा जिन लोगों को साड़ी बांधना नहीं आती तो उनकी साड़ी में प्लेटें डालते हैं अपन लोग क्या, मैं तो नहीं डालता, मेरी तो शादी नहीं हुई तो क्या डालूँगा, तो जो डालते हैं ठीक है ना, तो वो प्लेटेड ही होता है। ओके, बात समझ आ गई? तेरे को समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए ये बना एक साड़ी, ठीक है ना, अब इसको इससे जोड़ दो तो ये आपस में जुड़ गए, तो ये पास पास आएंगे तो ऐसे ही नज़र आएंगे ना, तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हार्ड एंड बॉन्डेड ये जैसे ये बन रहा है, इसके बीच में बन रहा है, ये हार्ड एंड बॉन्डिंग ये बन रही है, तो ये हार्ड एंड बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी खूब अच्छे से। अब अगर मैं बात करूँ अल्फ़ा हेलिक्स की, अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर भी कहानी सब ये रहना है, बस यहाँ पे क्या होता है, हार्ड एंड बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स एक में काफ़ी बार हार्ड एंड बॉन्डिंग बननी होती है। तो अगर मैं बात करूँ लिखने की कोशिश करूँ तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो इंटेंसिफाइड हार्ड एंड बॉन्डिंग होती है, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड एंड बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है ना, अब जब हार्ड एंड बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा बन जाएगी तो ये स्ट्रक्चर जो होगा वो हेलिक्स बनाते हैं, मीन्स स्प्रिंग की तरह होता है। जैसे अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो ये, ठीक है, जैसे ये सब क्या है आपके अमीनो एसिड्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये सब अमीनो एसिड्स बन रहे हैं। ठीक है ना, ये और ये आपस में जुड़े रहते हैं किससे, हार्ड एंड बॉन्डिंग से, ये सब हार्ड एंड बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं, ये सब किससे जुड़े रहते हैं, हार्ड एंड बॉन्डिंग से। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर है आपका, ये आपका हेलिक्स स्ट्रक्चर है। क्या है, हेलिक्स स्ट्रक्चर। अगर इसको बनाने की कोशिश करूँ साइड से तो ज़रा समझिए, देखिए C डबल बॉन्ड O, फिर आएगा आपका NH, फिर आएगा आपका C डबल बॉन्ड O, फिर आएगा आपका NH। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये ढेर सारे ऐसे करके आपके जुड़े हुए होंगे नंबर बाई नंबर, तो ये किससे जुड़ेगा, हार्ड एंड बॉन्डिंग इससे बनाएगा, और ये किससे बनाएगा, इससे। तो एक प्रकार से आपका एक हेलिक्स टाइप का बनेगा ना, एक प्रकार से आपका हेलिक्स सा बन जाएगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को अपन लोग बोलते हैं अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर। और एक चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ, अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर कंटेन्स, ये चीज़ आप लोगों की समझ में अच्छे से आनी चाहिए, अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर कंटेन मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी वजह से तो कॉइलिंग आई है, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन जो है बीटा प्लेटेड लड़ के आया देन बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, वो कह रहा है मेरा भी जिक्र कर लो, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आप लोगों की समझ में आ गया क्या, ये आप लोगों की समझ में आ गया आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं किसकी, टर्सरी स्ट्रक्चर की। तो पेज चेंज करें हम, ठीक, चलिए अब बात करते हैं टर्सरी की, और फिर टर्सरी से बना देंगे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए समझिएगा। देखिए टर्सरी स्ट्रक्चर या 3 डिग्री बोल लो आप, इसको लगा लो हेडिंग बढ़िया सी। देखिए टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इत्मीनान से पढ़ाई की जाती है। ठीक है ना, बस वीडियो देखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, और एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी आप लोगों के। ठीक है ना, ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट करता नहीं हूँ, एक्स्ट्रा बातें करता नहीं हूँ, पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई और एक्स्ट्रा वीडियो में मैं एक्स्ट्रा बातें करता हूँ। इधर अपन लोग बस स्टडी करने आते हैं तो बस स्टडी पे फोकस रहता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं पॉइंटों में दूंगा जवाब। देखिए यहाँ पर भी बहुत कर रिकॉइलिंग होती है, सुपर कॉइल्ड होंगे यहाँ पर कैसे होंगे आपके अमीनो एसिड, सुपर कॉइल्ड होंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है चलिए समझिएगा। सुपर कॉइलिंग क्यों होती है, जो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, सुपर कॉइल ऑफ अमीनो एसिड। यहाँ पर कैसे होते हैं आपके अमीनो एसिड, सुपर कॉइलिंग में होते हैं। जैसे कैसे होते हैं, ढेर सारी कॉइलिंग होती हैं, मैं अभी बना दूंगा स्ट्रक्चर, मैं बता दूंगा कैसे क्या है। जैसे अगर मैं बना दूं तो जो आपका अल्फ़ा हेलिक्स था उसको भी फोल्ड कर दो, कैसे, वो सीधे सीधे था, उसको भी ऐसे फोल्ड कर दो, तो ये आपका बन गया
टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हम यहाँ पे कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कहाँ पेप्टाइड बॉन्ड है, मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो सुपर कॉइलिंग ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड ड्यू टू, किसकी वजह से होगा भाई, समझिए, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसकी वजह से होगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होगा, ठीक है। या मैं बोलूँ तो जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर बना रहा था आपके सामने, मैंने ये दिखाया था आपको, NH CR H CO NH CR H, ये सेम टाइप के मैंने ले लिए थे और ये समझाया था मैंने आपको, यहाँ पे होल एन कर दिया था। तो ये जो R ग्रुप है ना, इसमें सल्फ़र होगा तो डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकते हैं या डाइसल्फाइड लिंकेज, ठीक है ना, समझिए डाइसल्फाइड लिंकेज हो सकता है। सुपर कॉइलिंग क्यों हो रही है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही, डाइसल्फाइड लिंकेज हो सकता है आपका। अगर मैं बात करूं, मान लीजिए ये R ग्रुप जो है वो आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप ही है, मान लीजिए CH3 है, तो वीक वंडरवाल फोर्सेस भी हो सकते हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेस भी हो सकते हैं आपके, ठीक है। अब मान लीजिए इस R में कहीं से कोई आयनिक ग्रुप आ गया, तो कहीं से कोई आयनिक ग्रुप आ गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकता है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकता है। तो इतने सारे फोर्स हैं, इस वजह से सुपर कॉइलिंग हो गई, क्या हो गई, सुपर कॉइलिंग टेक्स प्लेस, सुपर कॉइलिंग टेक्स प्लेस, इस सब की वजह से क्या हो गई, आपकी सुपर कॉइलिंग हो गई। अब जैसे कैसे हो गई सुपर कॉइलिंग, जरा समझिएगा, वो भी ऐसे हो गई, देखिए, ये मान लीजिए ये कोई अमीनो एसिड है आपका, ये भी अमीनो एसिड है, ढेर सारे मैं बना दे रहा हूँ, उसमें से कुछ को समझाने की कोशिश करूँगा। ये ढेर सारे अमीनो एसिड्स हैं आपके, ठीक है ना। तो इनमें क्या है, इनमें देखिए कितनी सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कितने सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे। देखिए आपको पता है ये वाला जो बॉन्ड है ये कौन सा होगा आपका, ये होगा आपका पेप्टाइड, क्योंकि अपन लोग पढ़ चुके हैं दो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, वाटर कैरिंग से पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहाँ से क्या होगा, ये मान लीजिए इससे क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसका मन करा इसने इससे सेटिंग कर ली भाई, ये क्या बनी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मन करा इसने इससे सेटिंग कर ली, क्या बनी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और मान लीजिए ये आपस में, ये और हैं ढेर सारे हैं, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ऐसे, जो उसमें ऐसे 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 ऐसे, तो ये सब क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, इसलिए कॉइलिंग जो है वो अच्छी खासी है, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल फोर्सेस सुपर कॉइलिंग टेक्स प्लेस, ठीक है भाई, ये मैंने लिख दिया है। तो ये आपका हो गया ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया टर्सरी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात कर लें, तो स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री एंड 2 डिग्री स्ट्रक्चर इज ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑफ दीज फोर्सेस, जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, तो ये हमारा आना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस सेट कर लेना। वो किसकी वजह से है, जो ये एक्स्ट्रा फोर्सेस यहाँ पर जो काम कर रहे हैं ढेर सारे फोर्सेस, इसकी वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करें, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। देखिए फोर्थ है आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। चलिए देखिए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर समझिए। अब ये इससे सरल कोई नहीं है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किसी को भी ले आओ और आपस में मिला दो, क्या मिल जाएगा आपका मिल जाएगा क्वाटरनरी। कैसे, ये मान लीजिए ये हमारे पास 3 डिग्री है, ठीक है, ये क्या है, ये 3 डिग्री वाला है टर्सरी, ठीक है। अब ये मान लीजिए ये आ गया हमारा कॉइलिंग वाला 2 डिग्री वाला, ये इधर से भी आ गया मान लीजिए ये, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारा लीनियर स्ट्रक्चर मान लीजिए ये कोई इधर से आ गया प्राइमरी और ये कोई आ गया इधर से प्राइमरी। तो जब मल्टीपल प्रोटीन्स जिनमें बहुत सी कॉइलिंग हो जाए
ठीक है, डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड आपके आ जाएं तो ऐसे जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके क्वाaternary स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख दे रहा हूँ, दी प्रोटीन्स दैट इज composed of 2 or more polypeptide of different और यही की बात है several type। इन डिफरेंट टाइप्स के आपके ये बॉन्ड होल्ड करके चलेंगे तो ऐसे जो भी आपके स्ट्रक्चर होंगे वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होंगे, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सबको मिला दीजिए तो कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका क्वाटरनरी। तो बेटा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर मुझे एडिटिंग में आएगी दिक्कत। मैं रियलिटी बता देता हूँ आप लोगों को, इस वजह से मैं जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है उसको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा और इसको थोड़ा डिटेल में देखिएगा, क्योंकि यहाँ से स्ट्रक्चर वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बच्चे कहते हैं समझ में नहीं आ रहा। मैं मिलूंगा फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।